हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम अरिहंत स्पेशल एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 4 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर जाकर देखें। तो ये एक प्रैक्टिस सेट की तरह होगा जिसको आपको कंप्लीट वॉच करना है एंड मेरे सही उत्तर पर टिक करने से पहले आपको अपना सही उत्तर चूज करना है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आप इन 60 क्वेश्चन में से कितने स्कोर कर पाते हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया आपसे कि हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित फेयोन्स के संबंध में क्या सत्य नहीं है। तो यहाँ पे नीचे 4 कथन दिए गए हैं आपको। इन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको उसे चूज करना है जो सत्य नहीं है, यानी कि जो इनकरेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यह कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। सेकेंड है, बालू या स्फटिक के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इसे बनाया जाता था। थर्ड है, इसका उपयोग हथियार बनाने में किया जाता था। एंड फोर्थ ऑप्शन है, इससे मन के चूड़ियाँ तथा छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो फेयोन्स के संबंध में जो कथन सही नहीं है वो कौन सा है? 91 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, इसका उपयोग हथियार बनाने के लिए किया जाता था। यह कथन फेयोन्स के संबंध में सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 92। महात्मा बुद्ध से संबंधित लगभग सभी स्थलों पर स्तूप, विहार, चैत्य तथा अन्य स्मारक बनाए गए थे। निम्नलिखित में से किस स्थल को महात्मा बुद्ध के जीवन से कोई संबंध नहीं था परंतु वहां एक स्तूप निर्मित है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुशीनगर, सेकंड सारनाथ, थर्ड बोध गया एंड फोर्थ ऑप्शन है सांची। 92 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, सांची। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध जो थे उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया, जो कि बिहार में अवस्थित है, वहाँ हुई थी। फिर उन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, वो सारनाथ में दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये तीनों जगह उनसे रिलेटेड है, जबकि सांची उनसे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 93, अशोक के ज़्यादातर अभिलेख डैश और देवनागरी लिपि में है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्मेयिक भाषा, सेकंड है प्राकृत भाषा, थर्ड है यूनानी भाषा एंड फोर्थ ऑप्शन है पाली भाषा। तो जब हम एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री के चैप्टर्स देख रहे थे उस वक्त हमने देखा था कि अशोक के शासनकाल में सामान्य लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल्स जो बोलचाल में यूज करते थे जिस लैंग्वेज का, वो था प्राकृत। इसके कारण अशोक ने अपने ज़्यादातर अभिलेखों को प्राकृत भाषा और देवनागरी लिपि में लिखवाया था। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। प्राचीन भारत में मथुरा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? फर्स्ट ऑप्शन है गांव के रूप में, सेकंड है पत्तन के रूप में, थर्ड धार्मिक केंद्र के रूप में एंड फोर्थ ऑप्शन है जंगल क्षेत्र के रूप में। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था कि मथुरा जो था वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किस कारण था? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3, धार्मिक केंद्र के रूप में, क्योंकि वहाँ पे लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है, यह वर्णन किस राजा के संबंध में है? ये क्वेश्चन भी हम देख चुके हैं एनसीईआरटी करते टाइम। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, सेकंड है समुद्रगुप्त, थर्ड स्कंदगुप्त एंड फोर्थ ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम। तो समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा अश्वघोष ने लिखा है। 95 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, 505 ईस्वी में लिखी अपनी पुस्तक में किस ज्योतिषी ने खगोल की 5 कृतियों पैतामह, रोमक, पॉलिस, वशिष्ठ और सूर्य का विवरण दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्यभट्ट, सेकंड वानभट्ट, थर्ड वाराह मिहिर एंड फोर्थ ऑप्शन है वाग्भट्ट। करेक्ट आंसर होगा 96 का आपका ऑप्शन 3, वाराह मिहिर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97। मंगोल एक आक्रांता जाति थी, उन्होंने भारत पर कई आक्रमण किए, वह शासक कौन था जिसके समय एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है आपका अलाउद्दीन खिलजी, सेकंड है गयासुद्दीन तुगलक, थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक एंड फोर्थ ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। 97 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4,
मंगोल एक आक्रांता जाति थी और जिसके शासनकाल में एक भी मंगोल आक्रमण नहीं हुआ था वो थे फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98। मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने किसे पराजित करने के उपरांत विजय स्तंभ बनवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है महमूद खिलजी, सेकंड अलाउद्दीन खिलजी, थर्ड ऑप्शन है आपका मुबारक खिलजी एंड फोर्थ ऑप्शन है जलाल उद्दीन खिलजी। तो राणा कुंभा ने जिनको पराजित करने के बाद, जिनको युद्ध में हरा देने के बाद विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, बनवाया था, वो कौन थे? 98 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 महमूद खिलजी। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, बहते जल और फव्वारों के साथ सुशोभित बाग जिन्हें चार बाग कहा जाता है उसका चलन भारत में किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है हुमायूं ने, सेकंड बाबर ने, थर्ड अकबर ने एंड फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब ने। 99 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा गया आपसे कि वैष्णव संत गोसाई जद रूप द्वारा मुगल बादशाह का आमंत्रण अस्वीकार किया गया, फलस्वरूप बादशाह स्वयं उनसे मिलने गया, वह बादशाह कौन था? फर्स्ट ऑप्शन है जहांगीर, सेकंड अकबर, थर्ड औरंगजेब एंड फोर्थ ऑप्शन है शाहजहां। 100 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा गया आपसे कि पानीपत के तृतीय युद्ध के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, इन चारों में से आपको उस कथन को चूज करना है जो कि गलत है, असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यह अफगानों एवं मराठों के बीच हुआ था, युद्ध के बारे में बात की जा रही है। सेकंड है यह युद्ध 14 जून 1761 में लड़ा गया था। थर्ड है सदाशिव भाव व विश्वास राव युद्ध में मारे गए एंड फोर्थ ऑप्शन है मराठों के लगभग 28,000 सैनिक मारे गए। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था उसके संबंध में जो कथन गलत है वो कौन सा है? 101 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, यह युद्ध 14 जून 1761 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 102। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के तहत भारत में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ, कौन सा इस युद्ध के कारणों में नहीं था? फर्स्ट ऑप्शन है यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न, सेकंड है अमेरिका में उपनिवेशिक विस्तार के लिए चल रहा संघर्ष, थर्ड है भारत में व्यापारिक स्वामित्व एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक नवाब का विद्रोह। 102 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 कर्नाटक नवाब का विद्रोह। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 103। सन 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम क्यों कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि क्रांति का संबंध किसी एक संप्रदाय से नहीं था, सेकंड है यह क्रांति अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने हेतु थी, थर्ड है इसमें राजा, सैनिक, जनता सभी ने भाग लिया एंड फोर्थ ऑप्शन है इन सभी कारणों से। 103 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। सन 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रांति का समर्थन किसी एक संप्रदाय से नहीं था, बल्कि सभी संप्रदायों ने इस क्रांति का समर्थन किया था और यह क्रांति अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए थी और इसके साथ ही इसमें राजा, सैनिक, जनता सभी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 104 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों ने यूएसए में यूनाइटेड इंडिया हाउस स्थापित किया था? फर्स्ट ऑप्शन है तारकनाथ दास तथा जीडी कुमार, सेकंड है रामनाथ पुरी व वीर सावरकर, थर्ड है हरनाम सिंह एवं भगवान सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है लाला हरदयाल एवं भगत सिंह। तो जिन्होंने अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस को स्थापित किया था, उसकी स्थापना करी थी, वो कौन थे? 104 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 तारकनाथ दास तथा जीडी कुमार। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 105। CR फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना समझौता, वेबल प्लान। तो इसे हमें क्रमबद्ध करना है, यानी कि सीरियल वाइज, पहले क्या हुआ था फिर क्या हुआ था, इस तरीके से सेट करना है। तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था CR फॉर्मूला, फिर उसके बाद गांधी जिन्ना समझौता, फिर वेबल प्लान और सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही होगा।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, फिर पूर्ण स्वराज दिवस, दांडी मार्च और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है। तो इसको मैच करेंगे फटाफट से। तो यहाँ पे कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव हो जाएगा 31 दिसंबर 1929। फिर है पूर्ण स्वराज दिवस, ये हो जाएगा 26 जनवरी 1930। फिर है दांडी मार्च, ये हो जाएगा 12 मार्च 1930। फिर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये हो जाएगा 1 सितंबर 1931। यानी कि 106 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107। तो यहाँ पे हमें निर्देश दिया गया है क्वेश्चन नंबर 107 और 108 को सॉल्व करने के लिए कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिखा है कि मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह भाव पैदा कर दिया था। इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग से बचने के लिए कुछ लिखित अधिकार होने चाहिए। लिहाजा मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। इस तरह संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। विभिन्न अल्पसंख्यक समुदाय भी चाहते थे कि संविधान में ऐसे अधिकारों को शामिल किया जाए जो उनके समूह की रक्षा कर सके। फलस्वरूप बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का आश्वासन भी संविधान में दिया गया है। इन मौलिक अधिकारों के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इनका दोहरा उद्देश्य है। पहला, प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके और दूसरा, ये अधिकार उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 107 में पूछा गया है आपसे कि देश के नागरिकों का राज्य की निरंकुशता तथा स्वेच्छाचारी शासन से बचाव करता है। फर्स्ट ऑप्शन है नीति निर्देशक तत्व, सेकंड मूल अधिकार, थर्ड मूल कर्तव्य एंड फोर्थ प्रस्तावना। 107 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 मूल अधिकार। क्वेश्चन नंबर 108 में पूछा गया है मूल अधिकार के विषय में सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है यह नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। सेकंड है यह सरकारी सत्ता एवं संस्था के लिए बाध्यकारी है। थर्ड है ये दोनों सत्य है एंड फोर्थ ऑप्शन है ये दोनों असत्य है। 108 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। मूल अधिकार के विषय में जो सत्य कथन यहाँ पे दिए गए हैं वो है आपका ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। यानी कि ऑप्शन 1 में जो कहा गया है कि यह नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी सही है, और दूसरा जो है यह सरकारी सत्ता एवं संस्था के लिए बाध्यकारी है, ये कथन भी सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 109। संविधान के अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का। सेकंड है वित्त विधेयक के विषय में संशोधन करने का। थर्ड है एक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आर्टिकल 312 जो है वो राज्यसभा को इन चारों ऑप्शंस में से किसका अधिकार देता है वो बताइए। 109 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। भारत में लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर फर्स्ट ऑप्शन है मनोनीत किए जाते हैं, सेकंड है चयनित किए जाते हैं, थर्ड है निर्वाचित किए जाते हैं एंड फोर्थ ऑप्शन है नियुक्त किए जाते हैं। 110 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 भारत में लोकसभा स्पीकर निर्वाचित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 में पूछा गया है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एंड फोर्थ ऑप्शन है संसद द्वारा महाअभियोग लगाकर। 111 का करेक्ट आंसर होगा आपका कार्यकाल पूरा होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए।
यहाँ पे लेफ्ट साइड में जमशेदपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भदोही दी गई है और फिर राइट साइड में वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, कालीन उद्योग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। तो कौन सा शहर किस चीज़ के लिए जाना जाता है उसके हिसाब से आपको मैच करना है। इसको मैच करते हैं। इसको 1 का हो जाएगा यहाँ पे लोहा एवं इस्पात उद्योग, फिर अहमदाबाद का हो जाएगा वस्त्र उद्योग, फिर बेंगलुरु का हो जाएगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग एंड फिर भदोही का हो जाएगा कालीन उद्योग। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 113। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग फर्स्ट ऑप्शन है नियत रहता है, सेकंड है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, थर्ड है अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है कुछ कहा नहीं जा सकता है। 113 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। क्वेश्चन नंबर 114 में पूछा गया है यदि दिसपुर 92 डिग्री 50 देशांतर पर पूर्व दिशा में स्थित है तो दिसपुर का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 AM यानी कि प्रातःकाल का है। फर्स्ट ऑप्शन है 8 AM, सेकंड 7 AM, थर्ड 9 AM एंड फोर्थ 6 AM। 114 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 प्रातः 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 115 है महासागरीय जलधाराओं के विषय में क्या सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जल को सामान्य रूप से बांटती है, सेकंड है जल को स्थिर रखती है, थर्ड है जल को साफ रखती है एंड फोर्थ ऑप्शन है मछलियों को बहा ले जाती है। 115 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 जल को साफ रखती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही विन्यास कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है पेन्नार, गोदावरी, पेरियार, कावेरी, सेकंड है गोदावरी, पेन्नार, कावेरी, पेरियार, थर्ड है कावेरी, गोदावरी, पेरियार, पेन्नार एंड फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, पेन्नार फिर पेरियार। तो आपको बताना है उत्तर से दक्षिण की ओर। 116 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 गोदावरी, फिर पेन्नार, फिर कावेरी, फिर पेरियार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रबी, जौ, सरसों, चना। फिर बात की जा रही है खरीफ फसलों के बारे में, ज्वार, बाजरा। जायद फसलों में कपास, जूट एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 117 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 जायद, कपास, जूट। ये जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 118। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है नीलगिरी, सेकंड है पालिनी, थर्ड आरावली एंड फोर्थ ऑप्शन है विंध्याचल। तो कोडाई कनाल जो है वो किस पर्वत श्रृंखला पर है ये बताना है आपको। 118 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 पालिनी। क्वेश्चन नंबर 119 में पूछा गया है बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वायु अपर्दन द्वारा, सेकंड है हिम निक्षेप द्वारा, थर्ड है तटीय अपर्दन द्वारा एंड फोर्थ ऑप्शन है वायु निक्षेप द्वारा। 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 वायु निक्षेप के द्वारा बरखान भू आकृति का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धिग्राह्य मुद्रा, सेकंड है दुर्लभ मुद्रा, थर्ड सुलभ मुद्रा एंड फोर्थ ऑप्शन है गर्म मुद्रा। 120 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 वृद्धिग्राह्य मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 121 राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। फर्स्ट ऑप्शन है एनडीसी, सेकंड एनसीडीसी, थर्ड नेफेड एंड फोर्थ ऑप्शन है ट्राइफेड। 121 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 नेफेड राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से सत्य कथन है राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। पहला कथन है इसका गठन 1952 में हुआ, दूसरा यह एक संवैधानिक निकाय है, तीसरा इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं एंड चौथा यह एक सलाहकारी संस्था है।
फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2, सेकंड 3rd and 4th, थर्ड 1, 2 and 3rd, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1, 3rd and 4th। 122 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, 1, 3rd and 4th। यानी कि ऑप्शन 2 जो है यह संवैधानिक निकाय है, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सत्य कथन नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे कृषि के प्रकार दिए गए हैं, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, विटीकल्चर, और यह किससे रिलेटेड है ये बताना है आपको, यानी कि इसको मैच करेंगे हम। तो यहाँ पे एपीकल्चर जो है आपका वो हो जाएगा मधुमक्खी पालन, फिर हॉर्टिकल्चर बागवानी से रिलेटेड है, फिर फ्लोरिकल्चर जो है वो हो जाएगा फलों की कृषि, और फिर विटीकल्चर अंगूर की कृषि। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 124, सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। फर्स्ट ऑप्शन है बोकारो, सेकंड भिलाई, थर्ड राउरकेला, एंड फोर्थ ऑप्शन है विश्वेश्वरैया। 124 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट विश्वेश्वरैया में है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 125, स्टैगफ्लेशन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मंदी के साथ मुद्रास्फीति, सेकंड है विकास के साथ मुद्रास्फीति, थर्ड है विकास के साथ मुद्रा अवस्फीति, एंड फोर्थ ऑप्शन है अवस्फीति के पश्चात मुद्रास्फीति। करेक्ट आंसर होगा 125 का हमारा ऑप्शन 1, मंदी के साथ मुद्रास्फीति। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया आपसे कि ओपीडी का पूर्ण स्वरूप है। फर्स्ट ऑप्शन है आउट सोर्सिंग प्री डिपार्टमेंट, सेकेंड है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, थर्ड है अंडर पेशेंट डिपार्टमेंट, एंड फोर्थ ऑप्शन है ऑब्जर्वली पेशेंट डिपार्टमेंट। 126 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ओपीडी का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा गया है वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे से मिलते हैं और अंतःक्रिया करते हैं कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भौतिक मंडल, सेकंड जैव मंडल, थर्ड नभ मंडल, एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 127 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल एक दूसरे से मिलते हैं और अंतःक्रिया करते हैं जैव मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है क्वेटो उपसंधि 2005 में लागू हुई, सेकंड है क्वेटो उपसंधि ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, थर्ड है मेथेन CO2 की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो नीचे कूट दिए गए हैं उसको देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 and 3rd सही है, सेकंड है 1 and 2 सही है, थर्ड है केवल थर्ड सही है, एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल फर्स्ट सही है। 128 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 and 3rd सही है। यानी कि यहाँ पे जो 2 में कहा जा रहा है कि क्योटो उपसंधि ओजोन परत की चिंता से संबंधित है, यह कथन गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 129, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त किस रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता दिवस, सेकंड है संकल्प दिवस, थर्ड आतंकवाद विरोधी दिवस, एंड फोर्थ ऑप्शन है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। 129 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, राजीव गांधी का जन्म दिवस 20 अगस्त को राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की चौथी विश्व जल रिपोर्ट में वर्ष 2050 तक विश्व की आबादी कितने होने की संभावना व्यक्त की गई है। फर्स्ट ऑप्शन है लगभग 9.5 अरब, सेकंड है लगभग 8.5 अरब, थर्ड है लगभग 9.0 अरब, एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की चौथी विश्व जल रिपोर्ट में वर्ष 2050 तक विश्व की आबादी जितने होने की संभावना व्यक्त की गई है वो है आपका ऑप्शन 3, लगभग 9.0 अरब। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 131, कृष्णदेवराय का अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका संस्कृत, सेकंड तमिल, थर्ड तेलुगु, एंड फोर्थ ऑप्शन है कन्नड़।
तो जब हम क्लास 6 की NCERT देख रहे थे तब हमने देखा था कि कृष्णदेव राय का जो अमुक्तमाल्यद है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। 131 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 132 में पूछा गया आपसे कि मौर्य समाज के 7 वर्गों में विभाजित होने का उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन है अशोक के शिलालेख, सेकंड पुराण, थर्ड मेगास्थनीज की इंडिका एंड फोर्थ ऑप्शन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो मौर्य समाज 7 वर्गों में विभाजित था, ऐसा मेगास्थनीज ने उनकी बुक इंडिका में लिखा है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 133, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। फर्स्ट ऑप्शन है नीएंडरथल, सेकंड है कोमड़ागन्यो, थर्ड है गिम्राल्डी एंड फोर्थ ऑप्शन है मैग्लिनियन। करेक्ट होगा 133 का हमारा ऑप्शन 1 नीएंडरथल। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 134, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ से प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, सेकंड धौलावीरा, थर्ड मेहरगढ़ एंड फोर्थ ऑप्शन है राखीगढ़। 134 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन नंबर 135 है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर निम्न में से कौन अंकित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हाथी, सेकंड गेंडा, थर्ड बाघ एंड फोर्थ ऑप्शन है बैल। 135 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 बैल। क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा, बालकों को सामाजिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम को पूरा करवाकर, सेकंड है सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पढ़वाकर, थर्ड है पुस्तकालय के माध्यम से एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा। 136 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। बालकों को सामाजिक मूल्यों का व्यवहारिक प्रशिक्षण शिक्षणोपरांत आयोजित किए जाने वाले व्यवहारिक कार्यों के द्वारा दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे हम, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को भीड़ तंत्र से निकालना, सेकंड है छात्रों को भावी जीवन जीने हेतु तैयार करना, थर्ड है छात्रों में ज्ञान का संचार करना एंड फोर्थ ऑप्शन है छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है। 137 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 छात्रों को भावी जीवन जीने हेतु तैयार करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 138, सामाजिक अध्ययन शिक्षण से अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अध्यापन, सेकंड है जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा, थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। 138 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 सामाजिक घटनाओं का अध्ययन अध्यापन, जनतांत्रिक सद्भावना की शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, इन तीनों के द्वारा ही सामाजिक अध्ययन शिक्षण से अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 139, शिष्य अंतर संबंधों के अध्ययन की एक अत्यंत उपयोगी प्रणाली है। फर्स्ट ऑप्शन है केस स्टडी, सेकंड है रोड्स-वेज टेस्ट, थर्ड है सोशियोग्राम एंड फोर्थ ऑप्शन है एनकडाटल रिकॉर्ड। 139 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 सोशियोग्राम। क्वेश्चन नंबर 140 है आपका, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जनसंख्या शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है यह नियोजन कार्यक्रम में योगदान देती है, सेकंड है यह उत्पादन एवं जनसंख्या में संतुलन करने में सहयोग देती है, थर्ड है यह भारत की सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है एंड फोर्थ ऑप्शन है यह समाज कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी बनाती है। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जनसंख्या शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है ये बताइए। 140 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 यह उत्पादन एवं जनसंख्या में संतुलन करने में सहयोग देती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 141, दूरदर्शन शिक्षण में किस प्रकार का सोपान है। फर्स्ट ऑप्शन है दृश्य सामग्री, सेकंड है श्रव्य सामग्री, थर्ड है दृश्य श्रव्य सामग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 141 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 दृश्य श्रव्य सामग्री। क्वेश्चन नंबर 142,
उत्तम शिक्षण प्रणाली की विशेषता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण पद्धति पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। सेकंड है एक उत्तम पद्धति कलात्मक है जो अध्यापक को विषय के बारे में वांछित अवांछित ज्ञान कराती है। थर्ड है उत्तम पद्धति व्यक्तिगत होती है। एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उत्तम शिक्षण पद्धति या फिर उत्तम शिक्षण प्रणाली की जो विशेषता है वो क्या क्या है? 142 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन 1, 2 एंड 3 तीनों ही उत्तम शिक्षण पद्धति की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 143। चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? फर्स्ट ऑप्शन है निरीक्षण विधि, सेकंड प्रश्नोत्तर विधि, थर्ड व्याख्यान विधि एंड फोर्थ ऑप्शन है कहानी विधि। 143 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए जो विधि उपयोगी है वो है आपका निरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा गया आपसे कि निम्न में से क्या परियोजना विधि का आधारभूत सिद्धांत है? फर्स्ट ऑप्शन है रोचकता, सेकंड परियोजना, थर्ड क्रियाशीलता एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रोजेक्ट प्रणाली परियोजना विधि के बारे में। तो इसका जो आधारभूत सिद्धांत है वो रोचकता भी है, परियोजना भी है और क्रियाशीलता भी है। ऑप्शन 4 हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 145। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का परंपरागत साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट, सेकंड पाठ्य पुस्तक, थर्ड कहानी एंड फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में जो शुरू से ही यूज किए जा रहे हैं यानी कि जो परंपरागत साधन है वो श्यामपट्ट भी है, पाठ्य पुस्तक भी है और कहानी भी है। 145 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 146। निम्न में से क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विश्व शांति की स्थापना, सेकंड विश्व नागरिकता का विकास, थर्ड राजनीतिक विकास एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक अध्ययन शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं है वो है आपका ऑप्शन 2, विश्व नागरिकता का विकास। क्वेश्चन नंबर 147। अच्छे मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विशेषता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सरलता, सेकंड वैधता, थर्ड गोपनीयता एंड फोर्थ ऑप्शन है व्यापकता। 147 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, वैधता। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा गया आपसे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में कथन विधि का दोष है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्र निष्क्रिय हो जाता है, सेकंड है अध्यापक आलसी हो जाते हैं, थर्ड है विषय वस्तु पर्याप्त नहीं है एंड फोर्थ ऑप्शन है अतिरिक्त ज्ञान मिल जाता है। 148 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, छात्र निष्क्रिय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 में पूछा गया है कि विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जानने के लिए किस विषय का ज्ञान आवश्यक है? फर्स्ट ऑप्शन है नागरिक शास्त्र, सेकंड अर्थशास्त्र, थर्ड सामाजिक ज्ञान एंड फोर्थ ऑप्शन है भूगोल। 149 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जानने के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है प्रोजेक्ट प्रणाली की शिक्षण विधि का प्रथम चरण है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य का लेखा, सेकंड कार्य का मूल्यांकन, थर्ड परिस्थिति का निर्माण एंड फोर्थ ऑप्शन है योजना का चुनाव। 150 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, परिस्थिति का निर्माण। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने अरिहंत स्पेशल प्रैक्टिस सेट 4 से एसएसटी के 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।